सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी माइंड में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कल जो कि आपका एग्जाम है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का, तो यहाँ पर लगभग 1 से लेके 5 से 6 चैप्टर आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपने साथ दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा अंक गेन कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए। और सारे पीडीएफ को मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है जाके ज्वाइन करिए यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। साथ ही साथ एक बार और मैं आपको बता दूँ कि आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें। जो भी मन में आपके डाउट हो सभी वहाँ पर क्लियर कर लिया करिए, तो जल्दी से जाके फॉलो करिए। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बस आपको एक ही गुजारिश है, बस यार सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियोस हों सबसे पहले आपको मिले। और कल के दिन में जो कि आपका जो एग्जाम है 2 बजे से होने वाला है, तो आपको फिलहाल 10 बजे तक एक वीडियोस मिलेगी जो कि आपकी सारी एमसीक्यू को एक साथ करके बनाई गई है। तो वो भी आपको जरूर से देखना है, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके मेक श्योर रख सकते हैं, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि है चैप्टर 1, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हैं। इसके बाद चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से आप बस धैर्य बना के बैठिए, मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो कि है आपका कि यांत्रिक तरंगे होती हैं, तो यांत्रिक तरंगे कितने, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गया है कि यांत्रिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, या फिर 3 प्रकार की होती हैं, या फिर 4 प्रकार की होती हैं। तो इसके बाद आपको जो चौथा ऑप्शन है आपका ये है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है आपका, इसमें से मैं आपका जो राइट आंसर है वो है आपका कि यांत्रिक तरंगे जो कि 2 प्रकार की होती हैं। पहला जो कि आपका होता है अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा जो कि होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तो अनुप्रस्थ तरंग का जो उदाहरण है आपका इसमें से वो है आपका। सो फ्रेंड, क्या है इसका आंसर? ये आपको क्या करना है, सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली कमेंट में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि मैंने इसके पहले इसकी क्लासेस ले चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको ये समरीज मतलब कि प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब कि आपको एक बार याद दिला रहा हूँ कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस को मैं एक साथ बना के एक सीरीज बना रहा हूँ। तो इसके लिए आपने उस वीडियो को अगर देखा है तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण क्या है। अगला इसी प्रकार का है, अनुदैर्ध्य तरंग के क्या उदाहरण है। पहला है रस्सी में उत्पन्न तरंग, दूसरा है प्रकाश में उत्पन्न तरंग, तीसरा है स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको जरूर से याद आएगा, और आप तुरंत यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, तो आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको जरूर से यहाँ पर याद आ जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये समरी वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें से कौन सा है, दोनों यहाँ पर आपको अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य का मैंने यहाँ पर बताया है उस वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा है, नहीं देखा, जाकर जल्दी से देखिए। प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं सारी वीडियोस आपको देखना है। कुछ में मैंने सवाल्स भी दिए हुए हैं, उसमें हल भी कराया है, तो जरूर से जाके देखिएगा। दोनों का आप यहाँ पर पहले ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा है इसमें से राइट आंसर। चलिए अब अगला देखते हैं जो कि है कि आयाम होता है। आयाम क्या होता है? आयाम पहला ऑप्शन जो कि कण द्वारा माध्य स्थिति से इधर उधर गति, दूसरा है कण द्वारा अधिकतम विस्थापन, तीसरा है कण द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आयाम होता है वो माध्य स्थिति से इधर उधर गति होती है, या फिर कण द्वारा अधिकतम विस्थापन होता है, या फिर कण द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी होता है। तो अगर आपने देखा है तो आप पहले कमेंट में बताइएगा। इसके बाद आपको टेलीग्राम पर इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा, जाके जरूर से देखिएगा। एक बार आप यहाँ पर जरूर से दोहरा लीजिए, जैसे कि अगर आपने उसको देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अगला चलिए देखते हैं जो कि है आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल क्या होता है? कंपन द्वारा, कण द्वारा कंपन में लिए गया समय होता है, या फिर कण द्वारा अधिकतम विस्थापन होता है, या फिर कण द्वारा एक समय में किया गया कंपन होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बता ही देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कण द्वारा कंपन में लिए गया समय, क्योंकि जो आवर्तकाल होता है वो आपका समय पर डिपेंड करता है, और जो यहाँ पर आवृत्ति होती है वो आपका कंपन पे डिपेंड करता है। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है तरंग गति आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में संबंध क्या है। तरंग गति आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सरल है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग ला के इसका आंसर हमको बताना है। कमेंट में अभी बताइए, मैं आपको इसका राइट आंसर भी बता दूंगा। बस जल्दी से कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। एक बार आपकी समरी हो जाए, मतलब कि आप एक बार दोहरा लें इसे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बस आपको एक बार दोहराना है। और इसका राइट आंसर जो है मैं आपको बता देता हूँ। जो राइट आंसर होगा उसका वो होगा v=n लैम्डा। यही इसका राइट आंसर होता है। इसी में यहाँ पर दोनों में संबंध यही होता है। अब अगला जो कि है कालांतर का सूत्र, ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी है। आपको इसको बताना है कि कालांतर का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो कालांतर का सूत्र क्या होता है, इनमें से आपको बताना है। पहला है 2π/3 लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स,
2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, और इनमें से कोई नहीं। क्या राइट आंसर है ये आप जल्दी से बताइए कमेंट में, इसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। अगला जो कि है यहाँ पर किसी एक माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर प्रति सेकंड है। यदि माध्यम किसी एक बिंदु से 1 मिनट में 360 तरंगें गुजरती हैं तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका तरंग दैर्ध्य, ये आपको कमेंट में बताना है। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। मैंने इसको आपको सॉल्व करके भी दिखाया है उस वीडियो में, तो जाके जल्दी से देखिए। अगर आपको सॉल्व वाले वीडियोस नहीं देखा है आपने, जल्दी से जाके देखिए, जरूर से देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अगला जो कि इसी प्रकार का यहाँ पर अगला सवाल जो कि एक तरंग के दो बिंदुओं के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यदि तरंग की आवृत्ति 400 हर्ट्ज व चाल 100 मीटर पर सेकेंड है तो बिंदुओं के बीच का कालांतर क्या होगा। यहाँ पर आपको कालांतर बताना है, यहाँ पर थीटा कितना होगा ये आपको बताना है। अब आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर उस वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो जरूर से आप बता पाएंगे और जल्दी से सॉल्व करके आप इसे हमें बता देंगे। अगला जो कि है कि एक तरंग की तरंग दैर्ध्य 16 मीटर है तथा उसकी चाल 960 मीटर पर सेकंड है तो उसकी आवृत्ति। अब तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, आपको आवृत्ति दी हुई है, तो सिंपली आपको आवृत्ति बताना है। यहाँ पर चाल दी हुई है और यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य दी हुई है, मतलब कि लैम्डा का मान दिया हुआ है, लैम्डा का मान दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है, वी का मान दिया हुआ है। बस आपको क्या बताना है, एन बताना है। तो एन का फार्मूला भी आपने ऊपर देखा ही है, जो कि होता है एन इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू होता है आपका एन इंटू लैम्डा। अब आपको मान किसका पता है, मान पता है वी का और लैम्डा का पता है, तो लैम्डा का पता है। तो बस एन को एक साइड कर लीजिए, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा। यही फार्मूला रख दीजिए और आपका जो आंसर होगा वो एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक सवाल जो कि आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो चाल क्या है आपका, चाल है v इज इक्वल टू 960 मीटर पर सेकेंड। तो बस v अपान लैम्डा करना है आपको, तो अपान में लैम्डा का मान कितना है 16 मीटर, बस आप इससे काट दीजिए इसको, कितना जाएगा 16 छक्के 96, इसके बाद जीरो आ जाएगा। तो बस आपका क्या आ जाएगा एन, मतलब कि आवृत्ति की जो मात्रक होता है वह क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 60 हर्ट्ज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको उसमें समझाया है, जाके आप अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा जाके जरूर से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप यहाँ पर लगा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना सेकेंड चैप्टर। सुप्रेन यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर पर, जो कि है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। तो चलिए अब यहाँ पर इनमें से देखते हैं। बस आपको एक बार समरी मतलब कि याद दिला दूँ कि मैं आपको क्या क्या मतलब हमने आपको पढ़ाया है, बस आप एक बार इसे याद करते चलिए। पूरा वीडियोज अगर आपने देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर से मिलेंगे। चलिए देखते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से प्रकाश का गुण नहीं है। पहला है प्रकाश का निर्वात में चलना, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है यहाँ पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और चौथा है जो कि आपका प्रकाश का वक्र रेखा में चलना। तो कौन सा यहाँ पर प्रकाश का गुण नहीं है, प्रकाश निर्वात में चलता है ये आप सभी जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन भी होता है, साथ ही साथ प्रकाश का वर्ण विचरण मतलब प्रकाश बिखेरता भी है। अब आपको जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रकाश का वक्र रेखा में चलना, प्रकाश कभी वक्र रेखा में नहीं चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसलिए यहाँ पर जो डी होगा आपका वो यहाँ पर प्रकाश का गुण नहीं होगा, और यही आपका जो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं आंसर डी, जो कि प्रकाश का वक्र रेखा में चलना, यही आपका एकदम राइट आंसर है। अब अगला चलिए देखते हैं, जो कि हाइगेंस का सिद्धांत है। हाइगेंस का सिद्धांत क्या है, पहला है प्रकाश का सरल रेखा में चलना, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश के तरंगों के रूप में चलना, और प्रकाश का ध्रुवण, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। तो प्रकाश का सरल रेखा में चलना ये हाइगेंस ने नहीं बताया था। प्रकाश का विवर्तन के बारे में भी आपको यहाँ पर हाइगेंस ने नहीं बताया था। प्रकाश को यहाँ पर यार क्या बताया था, प्रकाश को बताया गया था कि प्रकाश एक तरंग के रूप में भी चलता है, जो कि वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया था अपने सिद्धांत में। तो इसी प्रकार से प्रकाश का तरंगों के रूप में चलना ही यहाँ पर हाइगेंस का सिद्धांत है, और ध्रुवण भी यहाँ पर हाइगेंस ने नहीं बताया था। चलिए देखते हैं अगला, जो कि फोटोन क्या है, फोटोन क्या होते हैं। इसमें से आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ऊर्जा है, फोटोन एक ऊर्जा है, या फिर फोटोन तरंग होते हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, या फिर ऊर्जा का एक पैकेट या बंडल होते हैं। तो आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि फोटोन क्या होते हैं, फोटोन यहाँ पर एक ऊर्जा का पैकेट या फिर बंडल होते हैं, इसलिए आपको यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो कि होगा एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का पैकेट या फिर बंडल। अब अगला चलिए देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अगर आपने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा होगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में था केमिस्ट्री में, तो आप जरूर से यहाँ पर इसे याद रखे होंगे। और अगर आपने उस वीडियो को देखा भी होगा, हमारी वाली वीडियो जो कि हमने अपलोड की है, तो आपको जरूर से ये मिल जाएगा। तो प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत होता है वो क्या है, उसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। पहला इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दूसरा इज इक्वल टू हाफ एम सी स्क्वायर, तीसरा इज इक्वल टू एच न्यू, और चौथा है जो कि आपका इनमें से कोई नहीं।
प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत का जो मेन फार्मूला था वो था आपका इज इक्वल टू एच न्यू। यही आपका जो एकदम राइट आंसर था। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का मान, जो कि मान एच न्यू का मान, एच का मान, एच का मान क्या है, इसमें से प्लांक का नियतांक का मान क्या है। तो बस आपको बताना है, पहला 6.4 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। इसी प्रकार से अगला है 6.5 इंटू 10⁻32। अगला है 6.6 इंटू 10⁻34। और यहाँ पर लास्ट जो कि है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा इनमें से वो होगा आपका 6.6 इंटू 10⁻34। बस आपको एक बार यहाँ पर इसे देख लेना है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, ध्यान से पूरा देख लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जरूर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने वाला है। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है डी ब्रॉगली समीकरण है। डी ब्रॉगली समीकरण है क्या है। पहला ऑप्शन जो कि है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान बी, दूसरा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, तीसरा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान सी, चौथा है जो कि आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर इनमें से क्या होगा। अगर आपने उस वीडियो को देखा तो तुरंत कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट आंसर जो होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी होगा, जो कि यही आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है यहाँ पर कि किसी इलेक्ट्रॉन की चाल 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिए हुए 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो बस इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वहाँ पर यही डी ब्रॉगली समीकरण वाला जो आपने अभी यहाँ पर पढ़ा फार्मूला सिंपली वही पुटअप कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये पूरा किस तरीके से सॉल्व होगा अगर आपको जानना है आप कमेंट में बताइए। आपको यहाँ पर एक वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी जहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताए जाएंगे। कल के यहाँ पर 7 से 8 के बीच में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी जो इसका राइट आंसर होगा आप इसे सॉल्व करिए। इसकी पहली वीडियोज में हमने आपको बताया भी है किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाएगा, जाके उस वीडियो को देख भी सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2.4 इंटू 10⁸ मीटर। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है आपका है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास सामने दिए हुए हैं। इसी तरीके का आपका क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश का चिकने तल से टकरा कर वापस लौटना, ये आपका प्रकाश का परिवर्तन होता है, ये तो नहीं होगा। प्रकाश का पहाड़ से टकराना, ये तो बिल्कुल से भी नहीं होगा। प्रकाश का प्रारंभिक पथ से विचलित होना, यही आपका जो कि एकदम राइट आंसर होगा। यही कहलाता है कि जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से किसी दूसरे समांग माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जो मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया होती है यही आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये बिल्कुल से एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि निम्नलिखित में से स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम का फार्मूला क्या है ये आपको बताना है। पहला इज इक्वल टू एच अपान आई, दूसरा है लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम सी, तीसरा है जो कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब कि नियतांक, अगला है जो कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर अगर आपने इस वीडियो को देखा है। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो फ्रेंड यही आपका जो कि एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि यहाँ पर अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं या फिर समतल लेंस को कहते हैं या फिर उत्तल लेंस को कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस होता है जो कि अभिसारी लेंस कहलाता है, तो अभिसारी लेंस आपका उत्तल लेंस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि है कि अपसारी लेंस है। अपसारी लेंस क्या कहलाता है, सीधे उसका उल्टा होगा। अपसारी लेंस होगा आपका अवतल लेंस, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो एकदम राइट आंसर होगा। अब अगला जो कि ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष क्या कहलाता है, फोकस दूरी को मिलाने वाली रेखा, वक्रता त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा या फिर वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो जो आपका मुख्य अक्ष होता है वो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर लेंस में देखा जाए तो इस तरीके से होता है। तो यही आपका जो होता है ये जो रेखा है यही आपका मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आपको क्या हो रहा है, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा नहीं है, यही है, इसलिए से यहाँ पर क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पर लेंस में होते हैं क्या होते हैं, लेंस में क्या होता है, लेंस में 2 फोकस होते हैं या फिर 3 फोकस होते हैं या फिर 4 फोकस होते हैं या फिर कोई भी फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पर बता दें आपको कि लेंस में जो होता है लेंस में 2 फोकस होते हैं। तो बस आप तुरंत यहाँ पर इसका राइट आंसर जान जाइए। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। अब अगला होता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता जिसका मात्रक होता है क्या, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, तीसरा है डायोप्टर, अगला इनमें से कोई नहीं। तो जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इतनी ही क्वेश्चन थे आपकी चैप्टर नंबर 2 में। अब चलिए देखते हैं अगला जो कि चैप्टर होगा आपका चैप्टर नंबर 3। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो को आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि बहुत ही यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। आप पहले इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको सारे क्लियर करा दूंगा।
फिलहाल आपका एग्जाम जो कि है 2 बजे से, इससे पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो बस आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।